हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारी जो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी रीट की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उनके लिए इंपॉर्टेंट ये क्लासेस रहने वाली हैं। तो हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, दूसरा हमारा हाफ था। आज हम जो पढ़ रहे थे पीछे की क्लास में, जो हमने पढ़ा था भौतिक प्रदेश के अंदर हम कुछ ही कवर कर चुके थे। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका कुछ पार्ट और कर लेते हैं, और कल क्लास में जो है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन भी 2-3 आराम से बन जाते हैं। आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो है अंत में पूरे टॉपिक की जो है आपको पूरी की पूरी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप इससे अध्ययन कर सकते हैं, साथ में साथ आप नोट्स भी बनाइएगा। नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो अलग अलग गाइड्स हैं, अलग अलग नोट्स हैं, उनका अध्ययन करके पूरे जो है सावधानी से ये नोट्स तैयार किए हैं। बाई मिस्टेक कोई एक आध गलती रह जाती है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो हमारा पार्ट बचा हुआ था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा हमने अध्ययन कर लिया था वो क्या था दोस्तों, ये हमने अध्ययन कर चुके हैं हम। ठीक है, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसके अंदर उसको 3 भागों में बांटा गया है, वर्षा के आधार पर, बालुका स्तूप के आधार पर और धरातल के आधार पर। तो हम शुरू करते हैं। जो वर्षा के आधार पर है, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। बात करें अगर हम सबसे पहले वर्षा के आधार पर हमने अध्ययन किया है कि 2 भागों में बंटा हुआ है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। यहाँ पर मैप से देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक अरावली पर्वतमाला है, ये जो है हमारी अरावली पर्वतमाला है, और इसके जो उत्तर पश्चिम भाग के अंदर हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं। ठीक है, उत्तर के अंदर भी आ जाता है ये। यहाँ जो ये एरिया है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ये जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जो अरावली पर्वतमाला यहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो ये क्या है, राजस्थान के अंदर वर्षा का विभाजन करती है। 50 सेमी समवर्षा रेखा के समानांतर है ये अरावली पर्वतमाला। और जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसके पश्चिमी के अंदर, यहाँ पर जो है पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ है, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 0 सेमी समवर्षा रेखा है यहाँ पे। ठीक है, 0 सेमी समवर्षा रेखा यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो बीच के अंदर एक आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये आपकी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को है उसको 2 भागों में 25 सेमी ये समवर्षा रेखा है। ठीक है, 25 सेमी समवर्षा रेखा है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कौन सी संवर्षा रेखा 2 भागों में विभक्त करती है। 0 सेमी संवर्षा रेखा है, 25 सेमी है या 50 सेमी है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए 25 सेमी संवर्षा रेखा। ये आपको जो 2 भागों में विभक्त करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल को महान मरुस्थल भी बोला जाता है। यहाँ पे 0 से 25 शुष्क मरुस्थल, ये पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान है, इसी को बोला जाता है शुष्क मरुस्थल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी 0 डिग्री हो गई, यहाँ पे ये 25 है, यानी 0 से 25 सेमी यहाँ पे वर्षा होती है। बीकानेर, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट बीकानेर यहाँ पे आता है, वो क्या है, स्तूप युक्त है, यहाँ पे रेत के टिल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिम के अंदर बात करें तो 0 सेमी, यानी पश्चिम, यहाँ मैंने बता ही दिया है पहले ही, पश्चिम के अंदर 0 सेमी संवर्षा रेखा है, जहाँ पे जैसलमेर स्तूप रहित है। जैसलमेर के अंदर यहाँ पे स्तूप नहीं है। ठीक है, पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा इसकी है वो 25 सेमी है। ये बात हो रही है शुष्क मरुस्थल की, तो पूर्वी सीमा ये हो गई इसकी। ठीक है, ये पूर्वी सीमा आपको पता चल गया होगा कौन सी है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, तो ये पूर्वी सीमा ये है दोस्तों। ठीक है, ये पश्चिमी सीमा होगी शुष्क मरुस्थल की, इसकी बात कर रहे हैं पहले पार्ट की।
ये 25 सेमी है, ये 0 सेमी है, तो 25 सेमी पूर्वी सीमा इसकी हो गई। नेक्स्ट अर्धसूचक की बात करें तो अर्धसूचक के अंदर जो वर्षा होती है वो 25 से 50, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है 50 सेमी, 25 से 50 सेमी यहाँ पे वर्षा होती है। पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी ये सीमा है इसकी, पूर्वी सीमा ये है, आप देख सकते हैं जो अर्धसूचक प्रदेश है उसकी पूर्वी सीमा ये है, तो ये आपको पता है 50 सेमी हो जाती है। और पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा ये है इसकी, ठीक है, ये 25 सेमी संवर्षा हो जाती है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपको थोड़ा सा पता है तो, ठीक है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, यानी जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये पूरा का पूरा जो आपको डायग्राम के अंदर जो रंगीन दिखाई दे रहा है कलरफुल, उसकी जो औसत ऊंचाई समुद्र तल से है 200 से 300 मीटर, ये समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी। समुद्र तल कौन सा है तो चेन्नई का समुद्र तल की बात हो रही है यहाँ पे, चेन्नई सी लेवल, आपका चेन्नई सी लेवल, वहाँ से इसकी ऊंचाई मापी जाती है। आपको पता होगा कि हर रेलवे स्टेशन है या फिर कोई भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पर बड़ी बड़ी सीटियों में लिखा होता है कि सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। हर एक प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा, जो रेलवे स्टेशन का नाम होगा उसके नीचे जस्ट छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। यानी ये चेन्नई के समुद्र तल से है, समुद्र के गहराई है वहाँ से ये समुद्र का तल है, वहाँ से ये ऊंचाई जो है वो मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ से NH-15, राजस्थान का सबसे लंबा NH-15 जो कि NH मास्ट नया नाम है इसका, वो गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपके लिए बहुत ही रोचक रोचक डायग्राम भी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। आप देख के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी रही आज की क्लास, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला घंटी का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो है नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शुष्क मरुस्थल हम शुरू कर रहे हैं, शुष्क मरुस्थल 2 भाग थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के, एक शुष्क मरुस्थल एक अर्धशुष्क। शुष्क की बात कर लेते हैं सबसे पहले, आज की क्लास में हम शुष्क कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये। वर्षा की बात करें शुष्क मरुस्थल में तो 25 सेमी जो मैक्सिमम वर्षा होती है यहाँ पे 25 सेमी होती है, 0 से 25 सेमी यहाँ पे वर्षा होने वाली है, ठीक है। जिले की बात करें तो यहाँ पे 4 जिले हैं, कौन कौन से, बीकानेर, जैसलमेर है, बाड़मेर है और जोधपुर, यहाँ पे जिले आते हैं। उपनाम शुष्क मरुस्थल है उसका उपनाम है महान मरुस्थल भी का इसको बोला जाता है, जहाँ पे क्या बालुका स्तूप सही तो रेत के टिल्ले अधिक हैं, यानी बालुका स्तूप को ही रेत के टिल्ले हैं उनको ही बालुका स्तूप बोले जाता है। स्तूप का मतलब है ऊपर से तीखा, यानी जो रेत के टिल्ले हैं, बालू के टिल्ले हैं वो ऊपर से तीखे होते हैं, इसलिए इनको बालुका स्तूप भी नाम दिया गया है। अगर यहाँ पे मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पे रेतली पाई जाती है। अपर्दन की बात करें तो मिट्टी रेतली है तो वायु यहाँ पे ज़्यादा चलती है, हवाएं ज़्यादा यहाँ पे तेज चलती हैं, तो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसी वायु अपर्दन कहा जाता है। वायु अपर्दन यहाँ पे होती है। मरुस्थल मार्च यहाँ पे होता है। मरुस्थल मार्च का क्या मतलब है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये जो मरुस्थल है वो धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ रहा है, पर क्या है आगे जो अरावली है वो इसको आगे नहीं बढ़ने देती है, यानी इधर वाले एरिया में ये पूरा फैल रहा है। ये क्या है, मरुस्थल का मार्च कहलाता है। बालुका स्तूपों का आगे बढ़ना क्या है, आगे बढ़ना, ठीक है। रेत की टिल्लों का आगे बढ़ना या मरुस्थल का आगे बढ़ना, ये सारे के सारे मरुस्थल मार्च कहलाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध स्थान की बात करें मरुस्थल मार्च के अंदर नाचना गांव जैसलमेर है, वहाँ पर जो रेत के टिल्ले हैं वो आज यहाँ हैं तो कल यहाँ पे पाएंगे, परसों जो है इतनी दूर चले जाएंगे, अगले दिन यहाँ पे चले जाएंगे, अगर वापस हवा चल गई तो वापस यहाँ भी आ सकते हैं। ये क्या है, मरुस्थल का मार्च कहलाता है। अगर बात करें शुष्क मरुस्थल की तो बालुका स्तूपों के प्रकार की बात करें तो बालुका स्तूप जो है वनस्पति के आधार पर भी बालुका स्तूपों को बांटा गया है और आकृति के आधार पर भी बालुका स्तूपों को बांटा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बनता है, लेवल जो रीट
थर्ड ग्रेड वैकेंसी है उसमें भी बनने वाला है, फर्स्ट ग्रेड में भी बनेगा और सेकंड ग्रेड में भी बनेगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये जो बालू का स्तूप है 9, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। ध्यान रखना, पीछे के पेपर उठा के देख लेना, हर एग्जाम के अंदर ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। लगभग तो यह क्या है, इन 3 से पूछा जाता है, इन 3 से लगभग तो क्वेश्चन बनता है। इन 3 से अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप है, इनको अर्धचंद्राकार कहा जाता है, ये पूछा जाता है। ये अनुदैर्ध्य है और अनुप्रस्थ है, कौन से समांतर होते हैं, कौन से समकोण होते हैं, ये भी पूछा जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बात करेंगे इनकी भी। वनस्पति के आधार पर बालू का स्तूपों की बात करें तो वनस्पति विहीन, वनस्पति सहित, यानी वनस्पति विहीन की बात करें जो बालू का स्तूप किसी झाड़ी या फिर कोई पेड़ के सहारे नहीं बने उसको वनस्पति विहीन कहते हैं। वनस्पति सहित यदि कोई बालू का स्तूप पेड़ या झाड़ी के सहारे ऐसे बन जाता है ऊंचा, तो वो क्या है, वनस्पति सहित होता है, यानी वनस्पति उसके साथ है, वनस्पति का योगदान है उसके बालू का स्तूप बनने के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, आकृति के आधार पर अलग अलग आकृतियों को अलग अलग नाम दिया गया है। बरखान बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, सबर कापिश या सुबर कापिश बालू का स्तूप, नेवख्या बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है, नेटवर्क बालू का स्तूप है, दरियन बालू का स्तूप है। ये सारे के सारे बालू का स्तूप के प्रकार हैं। नेक्स्ट, इनकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। जो पहला हमारा था जो आकृति के आधार पर बरखान बालू का स्तूप, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो है आकृति के बारे में, इनसे पूछा जाता है। आकृति इनके अंदर अर्धचंद्राकार होती है। किस प्रकार से होती है, मैंने आपको डायग्राम इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। इस प्रकार से ये सींग के आकार की होती है, यानी अर्धचंद्राकार होती है, सींग के आकार की। ठीक है, ये बरखान बालू का स्तूप होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं और यही सबसे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। क्यों होते हैं मैं बता देता हूँ। अगर हवा यहाँ से आ रही है, बीच से हवा आ रही है, तो ये बीच से जो इनकी हवा है वो आगे यहाँ पे जाएगी। ठीक है, इसके जस्ट आगे ये खिसक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कम लगती है हवा कम लगती है यहाँ पे, इसलिए ये कम खिसक पाते हैं। तो ये आगे आगे इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे हैं, फिर ये यहाँ पे हो जाएंगे, फिर ये यहाँ पे हो जाएंगे, फिर ये इस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें तो ये सर्वाधिक गतिशील हैं, यानी सबसे ज़्यादा ये गति करते हैं। बीच में इनकी ज़्यादा हवा लगती है और साइडों में थोड़ी कम हवा होती है, इसलिए इस कारण ये अर्धचंद्राकार हो जाती है। सबसे विनाशकारी होती है, सबसे अधिक विनाशकारी यही होते हैं। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र जैसलमेर है, बाड़मेर है, ओंस या जोधपुर, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। अगर बात करें सर्वाधिक ये बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर भी सर्वाधिक कहाँ पे है, तो एक भालेरी चूरू का एक स्थान है भालेरी, वहाँ पे ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और न्यूनतम की बात करें तो मंडावा झुंझुनू के अंदर न्यूनतम पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इन बालू का स्तूपों, बरखान बालू का स्तूप है, उनकी ऊंचाई की बात करें तो 20 से 30 मीटर होती है और लंबाई की बात करें तो 50 से 100 मीटर इनकी लंबाई होती है, ऊंचाई 20 से 30 मीटर होती है। राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप है वो बरखान बालू का स्तूप ही पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है वो राजस्थान के अंदर जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की बात करें तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप 3 प्रकार के होते हैं। अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है उन्हीं को जो है रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। रेखीय मतलब एक रेखा के अंदर, एक सीध के अंदर इधर से ही हवा चल रही है और इधर से ही ये बालू का स्तूप बन रहे हैं, इधर की साइड ही बन रहे हैं, तो वो रेखीय होते हैं। पवनानुवर्ती यानी पवन, हवा, पवन का मतलब है हवा, हवा की दिशा में जो बनता है सीप बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, ये हवा के समानांतर होते हैं, यानी हवा जिस दिशा में, जैसे ऐसे हवा चल रही है, ऐसे हवा चल रही है तो इसी साइड में क्या है, ये बालू का स्तूप बनेंगे। ठीक है, इधर वाली साइड में ये इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे हवा आ रही है तो ये बालू का स्तूप ये समानांतर इसके बन रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से हवा आ रही है तो यहाँ से ये मिट्टी निकल गई और साइडों में लग गई, साइडों में ये मिट्टियाँ लग गई हैं, ये जो यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्षेत्र की बात करें तो ये महान मरुस्थल सर्वाधिक ये बाड़मेर के अंदर बनते हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की, ये हवा के समकोण होते हैं, यानी हवा के समकोण बनते हैं। यानी ये कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो एक कोई झाड़ी आ गई, तो यहाँ पे ये हवा आती है, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो इसके पास लग जाती है, झाड़ियों के पास लग जाती है, और ये झाड़ियों के सारे ये एकदम खड़े हो जाते हैं, पृथ्वी की ये लंबवत हो जाती हैं। इस पर जिस प्रकार यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ से हवा आ रही है, ये बालुका स्तूप है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये हवा आ रही है, ये यहाँ पे एकदम खड़े लंबवत बन गए हैं, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से ये बन जाते हैं, ठीक है। इनका क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये जो है बनते हैं। नेक्स्ट बात करिए अगर हम, नेक्स्ट है पैराबोलिक बालुका स्तूप। पैराबोलिक का पैरा से पेड़ आप याद रख सकते हैं, पैराबोलिक है पेड़ याद रख सकते हैं, ठीक है, पेड़ के सारे जो बनते हैं, इस प्रकार से ये डायग्राम के अंदर मेंशन किए हुए, ध्यान रखना। इस प्रकार से कोई रेत का टीला है, बालुका स्तूप है, वो जो पेड़ है उसके सहारे ऐसे बन जाता है, पैराबोलिक कहलाता है, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से हवा आ रही है, ये हवा जो यहाँ की मिट्टी है उसको ये यहाँ पे कोई झाड़ी वगैरह पेड़ वगैरह होगा तो उसके साथ ये लग जाता है। इसे क्या कहते हैं, ये आकृति आप देख सकते हैं किस प्रकार की आकृति है, ये हेयर पिन के आकार की है, जो बालों में लगाई जाती है, पिन महिलाएं या लड़कियां जो लगाती हैं हेयर पिन, उसके समान ये आकृति है, ठीक है। ये जो पैराबोलिक बालुका स्तूप है और क्षेत्रफल में, राजस्थान के क्षेत्रफल के संपूर्ण क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा सबर काफिज बालुका स्तूप। सबर काफिज बालुका स्तूप है, वो झाड़ियाँ आग के सारे बनते हैं, संपूर्ण राजस्थान के अंदर बनते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे आग होते हैं, रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, उनके सारे बन जाते हैं। पेड़ के सारे तो पैराबोलिक हो गया, झाड़ियों के सारे या आग के सारे, आग या झाड़ी छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, 2-2 1-1 फुट की, उनके सारे जो बालुका स्तूप बन जाते हैं, उनको ढक लेते हैं, वो क्या है, सबर काफिजी बन जाते हैं, सबर काफिजी नाम उनका होता है। नेक्स्ट है नेवक्खा नेवक्खा या नेवच्छा बालुका स्तूप। ये कौन से बालुका स्तूप होते हैं, इन बालुका स्तूपों का निर्माण वनस्पति के एक और होता है, यानी ये जो झाड़ियों वाले जो पेड़ों के हैं वो तो दोनों ओर बन जाते हैं, जैसे पेड़ को ढक लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जो नेवक्खा या नेवच्छा हैं वो एक ही तरफ बनते हैं, ठीक है, एक ही तरफ बनते हैं, दूसरी तरफ इनकी मिट्टी नहीं जाती है। ये एक प्रकार से जो है सबर काफिज का ही प्रकार है। यहाँ पे देख सकते नेवक्खा बालुका स्तूप राज्य में नहीं बनते हैं, लेकिन सबर काफिज बालुका स्तूप नेवक्खा के ही भाग हैं, यानी जो नेवक्खा है बालुका स्तूप उनके ही सबर काफिज जो भाग हैं इसके। नेक्स्ट बात करें अगर हम तारा बालुका स्तूप, तारा बालुका स्तूप की बात करें तो अगर हवा जो चल रही है मरुस्थल के अंदर, रेतीले भाग के अंदर, तो उसकी दिशा कोई निश्चित नहीं हो, कभी पश्चिम से आ गई, कभी उत्तर से आ गई, कभी उत्तर पश्चिम से आ गई, कभी उत्तर पूर्व से आ गई, कभी दक्षिण से आ गई, तो इस प्रकार से हवा की दिशा निश्चित नहीं है। ये आप देख सकते हैं, हवा कहीं से भी आए तो इस प्रकार से स्टार के रूप में जो है एक बालुका स्तूप बन जाता है, ऊपर से यहाँ पे जो है ऊंचा होगा, इस प्रकार से ये दूसरे डायग्राम में आप दिखाई दे रहा है। यहाँ से हवा आई तो यहाँ का जो मिट्टी है ये बीच में आ गई, यहाँ से हवा आई तो ये यहाँ की मिट्टी बीच में आ गई, यहाँ से आई तो यहाँ से ये जो है मिट्टी बीच में, ये मिट्टी बीच में, इस प्रकार से ये क्या एक प्रकार का स्टार बन गया, एक प्रकार से स्टार बन गया, इसी ही तारा बालुका स्तूप बोला जाता है। नेटवर्क बालुका स्तूप, तारा बालुका स्तूप की बात करें क्षेत्र की तो मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर के अंदर ये जो है बालुका स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है नेटवर्क बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप की बात करें तो ये क्षेत्र, नेटवर्क बालुका स्तूप का क्षेत्र जो है हनुमानगढ़ से सिरसा, हिसार में बालुका स्तूप एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी इस प्रकार से एक बालुका स्तूप खत्म नहीं हुआ, दूसरा उसके ऊपर से ही, तीसरा उसके ऊपर से ही, यानी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये क्या है जो है नेटवर्क बालुका स्तूप होते हैं। दरियन बालुका स्तूप की बात करें, दरियन बालुका स्तूप प्रत्येक बालुका स्तूप के ऊपर मिट्टी का लहरदार जमाव, यानी इस प्रकार से ये जो है इनके ऊपर जो लहरदार मिट्टी होती है, ठीक है, उनको क्या है दरियन बोला जाता है। यहाँ पे नोट लगा के एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, बालुका स्तूपों का सर्वाधिक अपरदन व स्थानांतरण मार्च से जुलाई तक होता है, यानी मार्च से जुलाई तक क्यों होता है,
क्योंकि मार्च से जुलाई तक इसलिए होता है, जो मार्च में क्या है, गर्मी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है और जुलाई तक क्या है, सबसे जून में सबसे ज़्यादा होती है और जुलाई में जो है बरसात शुरू होती है। बरसात के बाद है वो मिट्टी जो है जम जाती है, उसके बाद में नहीं होता है। फिर जो है शीत ऋतु आ जाती है, उसके अंदर हवाएं नहीं चलती है ज़्यादा। तो इस प्रकार से ये जो है बल्कस स्तूपों का सर्वाधिक अपर्दन है जो मार्च से जुलाई तक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जल स्रोत, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से शुष्क मरुस्थल प्रदेश, उनके अंदर जल की बात करें तो जल स्रोत हैं वो आगोर की बात करें, एक नाम है आगोर। ये टॉपिक भी आपके अलग से मेंशन किया हुआ है, राजस्थानी टर्म, राजस्थानी शब्द जो है वो एक अलग से टॉपिक है रीड के अंदर, तो आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगोर मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों के आंगन में बनी टंकी जो है आगोर कहलाती है। मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनके अंदर छत का पानी एक पाइप के माध्यम से आंगन में एक टंकी बनाई जाती है, जिसे कुंड वगैरह हैं उनमें इकट्ठा किया जाता है, वो क्या है, आगोर होती है। नाड़ी क्या होती है, छोटी नालियाँ या खेड़ पशुओं के लिए जो बनाई जाती हैं नाड़ी कहलाती हैं। जो छोटी सी इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से खेड़ होती है, इसमें पानी रहता है पशुओं के लिए। टोबा बड़ी खेड़, यानी बड़ा तालाब सा होता है खेड़ टाइप, तो बड़ी नाली पशुओं के लिए यही होती है। टांका, घर में पानी के लिए टंकी जो होती है उसे टांका कहते हैं। कुंड, वर्षा जल संग्रहण हेतु कुंड बनाई जाती है। बेरी, छोटे कुएं को बेरी कहते हैं, छोटा जो कुआं होता है उसको बेरी कहा जाता है। ठीक है, खंडीन की बात करें तो खेत में ढाल के विपरीत, यानी ढाल के विपरीत जो बनाए जाते हैं पानी एकत्रित करना, खंडीन जैसलमेर में पाई जाती है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित है, इसे पलाया भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ से राजस्थानी टर्म के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम झील की, तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में झील भी भरपूर मात्रा में है, झील भी है। सर, टोड, रन या पलाया। सर, टोड, रन ये एक ही नाम है, रन का ही अलग नाम है, जो कि प्राकृतिक रूप से बनती है। पलाया जो है कृत्रिम होती हैं, पलाया झील कृत्रिम होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यह झीलें बालुका स्तूपों के मध्य, यानी यहाँ पे देख लो, ये से मान लो ये बालुका स्तूप है, इनके मध्य यहाँ पे वर्षा जल एकत्रित हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से अगर ये प्रकृति से होता है यानी खुद ब खुद होता है तो उसे रन या टोड कहते हैं। ठीक है, अगर दो बालुका स्तूपों के मध्य जो मनुष्य है उसके द्वारा बनाया जाता है तो ये पलाया होती है, और उसका जल सूखने के बाद में यहाँ पे कृषि की जाती है, जो दलदली कृषि होती है अस्थायी, यहाँ पे झील बन जाती है। ठीक है, ये जो है बालुका स्तूप जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर मिट्टी के जो कण हैं मिट्टी के अंदर हैं, लवणता पाई जाती है, इसलिए ये खारे पानी की झील होती है। यानी मिट्टी की लवणता के कारण ये पानी जो वर्षा का है वो खारा हो जाता है, ये लवणता पाई जाती है, ये खारे पानी की झील है। मरुस्थल में लगभग जो खारे पानी की झीलें हैं, सर्वाधिक जो झील है जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, चूरू के अंदर तालछापर झील है, जो चूरू के अंदर एक पनिहारी रन है, शेखावाटी के अंदर भी आता है। चूरू शेखावाटी के अंदर बात करें चूरू, सीकर, झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू भी आता है। जोधपुर के अंदर बात करें तो बाप जोधपुर के अंदर आता है, फलोदी भी जोधपुर के अंदर आता है। नेक्स्ट है जैसलमेर के अंदर बाकरी है और पोखरण जैसलमेर में आता है। बाड़मेर के अंदर ठोब है, झील बाड़मेर के अंदर आती है, यहाँ पे ये अलग अलग मेंशन किया हुआ है। जयपुर में सांबर झील है, सैलाना झील उच्च लवणता वाली झील होती है, उसे सैलाना झील कहते हैं। चूरू के तालछापर पनिहारी या रण क्षेत्र बोला जाता है। जैसलमेर के कन्नौड़ है, पोखरण है, बाकरी है, बिरमसर है, बिरमसर झील भी है। बाड़मेर के अंदर थोब झील है, जोधपुर के अंदर बाप व लावा झील जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, नेक्स्ट है उपजाऊ भूमि, जो मरुस्थल के अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, शुष्क प्रदेश के अंदर उपजाऊ भूमि है, उसे महरो कहा जाता है। और बेजड़ भूमि, बेजड़ कृषि या बेजड़ भूमि कौन सी होती है, जहाँ पे गेहूं, चना और जौ की संयुक्त रूप से कृषि की जाती है। जहाँ पे गेहूं, चना, जौ की संयुक्त कृषि की जाती है उसे बेजड़ कृषि कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेबारी देवासी समाज को रायका कहा जाता है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर रेवारी और देवासी
समाज है उसको, समाज को रायका कहा जाता है। ठीक है, इनके घर होते हैं उनको ठंडी कहा जाता है, घर को ठंडी कहा जाता है। ठीक है, रायका कृषि, रायका कृषि की बात करें तो रायका कृषि, रायका जाति के लोग हैं वो सरसों और तारमीरा की कृषि ज़्यादा करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। RSSMB जो राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स के अंदर। बाप बोल्डर व बादुरा बोल्ड, बाप बोल्डर और बादुरा बोल्डर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर में। ये क्या है ये भी पूछा गया है। ये गोल चिकने पत्थर हैं। ठीक है, बाप बोल्डर का संबंध, ये क्वेश्चन आया था। बाप बोल्डर का संबंध किससे है? तो कार्बोनिफेरस युग से हैं। ये पटवार जो 2015 का प्री एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था, परमो कार्बोनिफेरस युग से संबंधित हैं। ये इस प्रकार से गोल गोल पत्थर होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गोल गोल पत्थर जो है बाप बोल्डर और बादुरा बोल्डर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे नोट लगा के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उससे संबंधित कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। परमाणु परीक्षण है वो पोखरण जैसलमेर यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 2 परमाणु परीक्षण हुए हैं, वैसे 3 हुए हैं 2 चरणों के अंदर। पोखरण जैसलमेर के अंदर प्रथम चरण के अंदर बात करें अगर हम, प्रथम चरण के अंदर जो है प्रथम चरण में 18 मई 1974 के अंदर 18 मई 1974 के अंदर परमाणु परीक्षण किए गए। उन्हें स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद द्वितीय चरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण हुए थे वो 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को हुए हैं, उनको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। द्वितीय चरण में 2 परीक्षण हुए, प्रथम चरण में 1 परीक्षण हुआ था। ठीक है, जो द्वितीय चरण में उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया, प्रथम चरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया है। ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनका नाम पूछा जा सकता है, ये परीक्षण का नाम क्या था। नेक्स्ट बात करें अगर हम, नेक्स्ट है राजस्थान के अंदर जो एक भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है जिसे लाठी सीरीज नाम दिया गया है। लाठी सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बात कर लेते हैं। ये जो लाठी सीरीज है वो जैसलमेर में पाई जाती है। मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ तक ये मीठे पानी की जल पट्टी है जो 80 किलोमीटर लंबी है, 80 किलोमीटर लंबी है और 60 किलोमीटर चौड़ी है, 60 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मोहनगढ़ से पोखरण तक ये भूगर्भीय जल पट्टी है। ठीक है, 60 मीटर तो यहाँ पे चौड़ी है, ये 60 मीटर चौड़ी है और 60 किलोमीटर चौड़ी और 80 किलोमीटर लंबी है। ये जैसलमेर भूगर्भीय मीठा जल है, यहाँ पे मीठा जल पाया जाता है। ये इसे बोला जाता है जो है लाठी सीरीज वाटर बेल्ट। ठीक है, 60 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक नलकूप लगाया गया जिसे चंदन नलकूप बोला जाता है। बात कर लेते हैं, इस जलपट्टी के मध्य एक चंदन नलकूप है जिसे थार का गड़ा, यानी थार के अंदर जो लवणीय मिट्टी के कारण जो पानी वहाँ पे है वो खारा है यानी लवणीय है। यहाँ पे एक बेल्ट है, इसके अंदर जो है मीठा पानी निकलता है। यहाँ पे एक नलकूप लगाया गया चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहते हैं, क्योंकि मीठा पानी है तो थार का गड़ा इसलिए बोला जाता है। जो चंदन नलकूप है उसका प्राचीन या वास्तविक नाम की बात करें तो ये चौहान कोई राजा हुआ था उसके द्वारा लगाया गया था, इसलिए इसको चौहान के बाद धीरे धीरे इसका नाम चंदन पड़ गया, चंदन नाम का चौहान शासक था। ठीक है, इस जलपट्टी पर सेवण, करड़, मुराल घास पाई जाती है, यानी ये पश्चिमी मरुस्थलीय की घास है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की घास है। सेवण, करड़, मुराल घास यहाँ पे पाई जाती हैं। ये घासें जो है प्रोटीन युक्त होती हैं, गाय जो उनके लिए प्रमुख ये चारा है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है लसीथुरस सिंडिकुश, लसीथुरस सिंडिकुश ये सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। सूखने पर जो सेवण घास है उसको लिल्लोण कहा जाता है। सेवण घास गुडावण पक्षी की प्रजनन स्थली है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो गोडावण पक्षी है उसकी प्राकृतिक प्रजनन स्थली है वो जो है आपकी सेवण घास है। नेक्स्ट एक पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है वो है नवलिस्तान, नवलिस्तान या नखलिस्तान, नखलिस्तान या नवलिस्तान है। क्या है? यह मरुस्थल में हरा भरा भाग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक झील है। ठीक है, झील के चारों ओर क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा विकसित किया गया हरियाली हरा भरा बाग है, पेड़ पौधे लगाए गए इसके चारों ओर। ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा वो नखलिस्तान कहलाता है आपका। ठीक है, राजस्थान का नखलिस्तान है गजनेर बीकानेर। ये जो दृश्य आप चित्र देख सकते हैं, देख रहे हैं वो गजनेर झील का है। ठीक है, गजनेर झील का है। यहाँ पे जो गजनेर झील के चारों ओर क्या है
पेड़ पौधे लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये हरा भरा स्थान यहाँ पे बनाने का उद्देश्य है इनका। तो लाठी सीरीज थार मरुस्थल में पारिस्थितिक संतुलन का एक उदाहरण है। ठीक है, लाठी सीरीज में जल स्रोत सरस्वती नदी, जो लाठी सीरीज है उसके अंदर जल स्रोत है वो सरस्वती नदी है, प्राचीन काल की जो नदी थी। ठीक है, इस प्रकार नकली स्थान भी आपको याद रखना है। जो मरुस्थल के अंदर जो झील वगैरह है उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगाकर उसको हरा भरा करना ही नकली स्थान कहलाता है। मेन जो नकली राजस्थान का नकली स्थान है अभी विकसित किया गया है, इसको गजनेर झील बीकानेर है, उसको राजस्थान का नकली स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट सरस्वती। आपको पता होगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर घग्गर नदी के पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। सरस्वती नदी बहा करती थी, बहती थी। तो उसको ढूंढने के लिए, उसके मार्ग को खोजने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ जो समितियां बनाई गई हैं उनके खोजने का अभियान जारी है। कौन कौन सी हैं? लाठी सीरीज में OIC, ONGC, ये गैस और तेल की कंपनी है, दोनों की दोनों, उनके द्वारा सरस्वती नदी को खोजा जा रहा है। खोजने का अभियान जो है जारी चालू है इनके द्वारा। तो बात करें एक समिति की, KS वाल्दिया समिति, जिसके द्वारा जो सरस्वती नदी को खोजने का अभियान चलाया गया था। 26 नवंबर 2016 को KS वाल्दिया समिति के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसके अंदर उन्होंने 2 पॉइंट मेंशन किए थे। सरस्वती नदी कोई मिथ्या नदी नहीं है, यानी ये एक वास्तविक नदी है, यानी प्राचीन काल में ये नदी थी। सरस्वती नदी को जिंदा नदी का दर्जा दिया गया है, यानी इस कारण इसको जिंदा नदी दर्जा दिया जा सकता है, यानी उसके नक्शे पर ही वर्तमान के अंदर घग्गर नदी बह रही है, तो ये मान सकते हैं कि सरस्वती ही घग्गर है। ठीक है, नेक्स्ट है बटाड़ू का कुआं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बटाड़ू का कुआं। ठीक है, बटाड़ू के कुएं की बात करें तो बटाड़ू का जो कुआं है बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, इसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं, तो बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, या पूछा जा सकता है राजस्थान का जल महल कहाँ स्थित है, तो बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर एक तन्नोट माता का मंदिर है जो कि जैसलमेर में है। इसे तन्नोट माता जी है उसको कहा जाता है सैनिकों की कुल देवी कहा जाता है। ये थार की वैष्णो देवी बोला जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है वुड फॉसिल्स पार्क, ये भी जैसलमेर के अंदर है, आक्कल गांव के अंदर जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पे समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जुरेसिक युग के लकड़ियों के अवशेष, डायनासोर के अवशेष भी यहाँ पे जो प्राप्त हुए हैं आक्कल वुड फॉसिल्स पार्क के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्राचीन अवशेष मिले हुए हैं, लकड़ियों के अवशेष भी हैं, ये देख सकते हैं आप, ये अलग अलग जो हैं। ठीक है, समुद्री वनस्पति है, ये आप देख सकते समुद्री वनस्पति, ये लकड़ियों के अवशेष हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से ये अवशेष मिले हैं यहाँ पे आक्कल गांव के अंदर। नेक्स्ट बात करें कुलदरा गांव जैसलमेर। कुलदरा गांव भी कुछ दिनों से जो पिछले 2-3 सालों से चर्चा में रहा है। कुलदरा गांव जैसलमेर, यहाँ पे व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं, भूतिया गांव भी कहा जाता है। कुलदरा गांव है वीरान पड़ा है, वर्तमान में यहाँ पे कोई भी ये निर्जन गांव है, पहले यहाँ पे निवास करते थे। ठीक है, यहाँ पर अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई निवास नहीं करता, इसलिए इसको भूतिया गांव भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कैक्टस गार्डन यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा। नेक्स्ट बात करें जो बालकास्तूप विहीन क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये इनसे क्वेश्चन बना हुआ भी है, मैं बता दूंगा कैसा बना हुआ है। बालकास्तूप विहीन क्षेत्र, पहला है यह बाग चट्टानी मरुस्थल बाग है जिसे हमादा कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल है उसको हमादा कहा जाता है। चट्टानी मरुस्थल का मतलब चट्टान भी है वहाँ पे, उसके चारों ओर क्या है रेतीला बाग भी है। ठीक है, वो क्या है हमादा कहलाता है। ये मरुस्थल का 41.50% भाग पर जो फैला हुआ है, ये याद रखना है आपको, परसेंटेज याद रखना है कि जो बालकास्तूप विहीन क्षेत्र है, यानी जहाँ पे बालकास्तूप नहीं है वहाँ पर कम क्षेत्र में ये क्षेत्र हैं 41.50% भाग पर। इस क्षेत्र में राजस्थान का कोयला उत्पादन, जहाँ पे बालकास्तूप नहीं है, ज़्यादा चट्टानी बाग हैं, तो यानी चट्टानी जो है उसके अंदर अवसादी चट्टानी ज़्यादा है मरुस्थल के अंदर,
अवसादी चट्टानों से आपको पता है कि कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, ठीक है, अवसादी चट्टानों से। तो बालुकास्तूप विहीन जो क्षेत्र है वहाँ पे चट्टानें पाई जाती है, चट्टानें अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं, वहाँ से कोयला पेट्रोलियम निकाला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे कोयला उत्पादन होता है। अगर बात करें तो पेट्रोलियम और कोयला जो अवसादी चट्टानें या ट्रसरी युग की जो चट्टानें हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो बी पॉइंट है बालुकास्तूप क्षेत्र, बालुकास्तूप यानी जहाँ पे बड़े बड़े बालुकास्तूप पाए जाते हैं वो क्षेत्र, जो राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय के ज़्यादा भाग पर लगभग 60% पर 58.50, ये एग्जैक्ट आपसे पूछा जाएगा, एग्जैक्ट पूछा भी गया है राजस्थान अध्ययन चयन बोर्ड के द्वारा, जो पटवार 2015 और ग्राम सेवक 2016 के अंदर पूछा गया है। सर्वाधिक बालुकास्तूप यहाँ पे पाए जाते हैं, सभी प्रकार के बालुकास्तूप जोधपुर और बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये थी आज की क्लास में हमने जो शुष्क मरुस्थल हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 पार्ट है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, उसमें से शुष्क मरुस्थल का पूरा पार्ट हमने आज कवर कर लिया है। कल हम बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है, कल की क्लास में हम बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल का पूरा चैप्टर हम कल कर लेंगे, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कंप्लीट हम कल करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला घंटे का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये क्लास आपको कैसी लगी, हमारे द्वारा ये नोट्स तैयार किए गए हैं वो कैसे लगे, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।